नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुब्राव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। ये अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स थे जो रात के अंधेरे में उड़ान भर रहे थे। कुछ समय बाद यमन के टीवी चैनल्स पर ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया है। हूती विद्रोही पिछले कुछ समय से रेड सी में मालवाहक जहाजों पर हमला कर रहे थे, जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा था। फिर अमेरिका और उसके दोस्तों ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया, लेकिन ये महंगा और नुकसानदेह साबित हो रहा था। 9 जनवरी को इसकी झलक भी दिखी। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हमला रोकने की अपील की। हूती विद्रोही बोले, हम नहीं मानेंगे, हमला जारी रहेगा। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका यमन में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का दावा है कि इसमें उनके 5 लड़ाके मारे गए। इसी उठापटक के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन मिलाया। फोन पर क्या बातें हुई और यमन में बमबारी का मतलब क्या है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम चलते हैं नीदरलैंड्स के शहर हेग, जहां की एक इमारत में इजराइल पर नरसंहार का मुकदमा चल रहा है। इस इमारत से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चलती है। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। 11 जनवरी 2024 को आईसीजे में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका की शिकायत पर जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत। दिलचस्प ये है कि जेनोसाइड कन्वेंशन यूरोप में यहूदियों के नरसंहार के बाद लाया गया था। तब यहूदी पीड़ित थे। मई 1948 में यहूदियों को अपना देश मिला। इजराइल फिलहाल वो नरसंहार का आरोपी है। जानेंगे इजराइल पर नरसंहार का इल्जाम क्यों लगा, जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है और क्यों लाया गया, और आईसीजे में मुकदमे के पहले दिन क्या हुआ। सबसे पहले आपको केस की कहानी बताते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की अदालत है। यूएन की 6 मुख्य इकाइयों में से एक है। स्थापना हुई थी जून 1945 में। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन चार्टर के तहत अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। इसके काम क्या हैं? यूएन के सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करना और कानूनी मसलों पर सलाह मशवरा देना। आईसीजे क्या क्या नहीं कर सकती है? किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल केस नहीं चला सकती, किसी को सजा नहीं दे सकती, किसी मसले पर खुद संज्ञान नहीं ले सकती। जब तक एक या एक से ज्यादा देश आवेदन ना करें तब तक वो उस मुद्दे को नहीं सुनती। और आईसीजे किसी को फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। 15 जज होते हैं अलग अलग देशों के। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर चुनाव करते हैं। कार्यकाल होता है 9 बरस का। 1/3 जज हर 3 बरस में रिटायर होते रहते हैं। उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिल सकता है। और सुनवाई कैसे होती है? पहले अपील दायर की जाती है फैक्ट्स के साथ। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ 84 पन्नों का दस्तावेज दिया था। इसमें नियम, आरोप और सबूत दर्ज थे। इसके बाद कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करता है। सुनवाई में क्या होता है? दोनों देश के वकील वाद विवाद करते हैं। वकील वे होते हैं जिनके पास अपने देश की सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अधिकार होता है। चुनिंदा मामलों में संबंधित देशों के शीर्ष नेता भी अपने मुल्क का पक्ष रखते हैं। फैसला कब आता है? सुनवाई पूरी होने के बाद जज बंद कमरे में चर्चा करते हैं, फिर फैसला सुनाया जाता है। अंतिम फैसला आने में महीनों या बरसों भी लग सकते हैं। इजराइल के खिलाफ केस क्या है? साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा पट्टी में जनसंहार का आरोप लगाया है। 7 अक्टूबर को हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल में आतंकी हमला किया। 1100 से ज्यादा लोगों की हत्या की। लगभग 240 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए। इसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान किया। गाजा में पहले हवाई बमबारी की, फिर ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया। इस कवायद को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक 23,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या है बच्चों की, महिलाओं की। इसके अलावा अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। यूएन और मानवाधिकार संगठनों की अपील के बावजूद इजराइल नहीं रुका। वो कहता है, हम अपना मकसद पूरा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। बाकी हम आम नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने हमास के आतंकी हमले की निंदा की थी, बंधकों की रिहाई की मांग भी की थी। साथ ही साथ वो इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन की भी आलोचना करता है। कहता है, इजराइल हमास के नाम पर आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जनसंहार की कैटेगरी में आता है। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC की सरकार है। नेल्सन मंडेला इसी पार्टी से थे। ANC ने रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मंडेला को
बरसों तक जेल में रहना पड़ा। फिर 1990 के दशक में रंग भेद की नीति खत्म हुई। 1994 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, इसमें एएनसी ने जीत दर्ज की। मंडेला राष्ट्रपति बने। तब से साउथ अफ्रीका में एएनसी ही जीतती आई है। वे फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करते हैं। हालिया जंग में साउथ अफ्रीका ने हमास के साथ साथ इजराइल का भी विरोध किया है। आम लोगों पर बमबारी की आलोचना की, हमला रोकने की अपील की, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। फिर नवंबर में उसने इजराइल से अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया और वहां का दूतावास बंद कर दिया। बाद में संसद में प्रस्ताव पास कर डिप्लोमैटिक संबंध खत्म भी कर लिए। जवाब में इजराइल ने साउथ अफ्रीका से अपना राजदूत वापस बुला लिया। इसी समय साउथ अफ्रीका अदालती रास्ता अपनाने की तैयारी भी कर रहा था। उसने 16 नवंबर को ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में अपील दायर कर दी थी इजराइल के खिलाफ जांच बिठाने के लिए। कैबिनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने की मांग भी की। आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है, ये यूएन से स्वतंत्र है। आईसीसी में वॉर क्राइम के आरोपियों के खिलाफ केस लाया जा सकता है, लेकिन यूएन के सभी सदस्य इसको नहीं मानते, जैसे रूस। मार्च 2023 में आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। रूस ने इसको खारिज कर दिया। आईसीसी को इजराइल भी नहीं मानता, हालांकि वहां से अभी तक नेतन्याहू के खिलाफ कुछ आया नहीं है। फिलहाल आईसीजे वाले केस पर वापस लौटते हैं। साउथ अफ्रीका का आरोप है कि इजराइल गाजा पट्टी में जो कुछ कर रहा है वो फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को संकट में डाल रहा है। इजराइल ना तो हमले रोक रहा है, ना ही आम लोगों को बचाने के लिए कुछ कर रहा है। ये 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन है। और जेनोसाइड कन्वेंशन क्या कहता है? इसमें जनसंहार की रोकथाम और उसके दोषियों को सजा देने के नियम कानून दर्ज हैं। ये पहली मानवाधिकार संधि है जिसे यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1948 में अडॉप्ट किया था। इसने जनसंहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संगीन अपराध घोषित किया। ये कन्वेंशन राफेल लिम्किन नाम के एक वकील की कोशिशों के बाद अस्तित्व में आया था। लिम्किन यहूदी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने कथित अशुद्ध नस्ल के लोगों को मिटाने की कसम खाई थी। उसकी सनक में 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या हुई। इसमें लिम्किन के परिवार के 49 लोग भी शामिल थे। लिम्किन किसी तरह जान बचाकर अमेरिका चले गए। उन्होंने यहूदियों की संस्थागत हत्या की तरफ नेताओं का ध्यान खींचा। 1944 में उनकी किताब पब्लिश हुई, एक्सेस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप। इस किताब में पहली बार जेनोसाइड शब्द का जिक्र आया था। उन्होंने इसका इजाद ग्रीक शब्द जेनोस और लैटिन शब्द साइड को मिलाकर किया था। जेनोस का मतलब होता है नस्ल, जबकि साइड का मतलब होता है हत्या। जेनोसाइड कन्वेंशन में जनसंहार की परिभाषा बताई गई है, नरसंहार के प्रकार बताए गए हैं। साथ में ये भी कहा गया कि अपराधी किसी भी पद पर हो वो संवैधानिक तौर पर सजा का हकदार है। क्या क्या जनसंहार की श्रेणी में आता है? किसी नस्ल के सदस्यों की हत्या करना या गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर ऐसे नियम और शर्तें लादना जिससे पूरे समूह के नष्ट होने का खतरा हो, किसी खास समूह के अंदर बर्थ रोकने वाले नियम थोपना, एक समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में ट्रांसफर करना। फिलहाल 153 देश इस कन्वेंशन को मानते हैं। उनसे क्या उम्मीदें की जाती हैं? सदस्य देश जेनोसाइड नहीं करेंगे, वे जेनोसाइड को रोकेंगे, इस अपराध के दोषियों को सजा देंगे, इस कन्वेंशन को अपने यहाँ लागू करने के लिए जरूरी कानून बनाएंगे, वे सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान हो। जनसंहार के आरोपियों का ट्रायल विशेष कोर्ट या इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में चलाने का इंतजाम करेंगे और जरूरत पड़ने पर जनसंहार के आरोपियों को प्रत्यर्पित भी करेंगे। इजराइल और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही जेनोसाइड कन्वेंशन को मानते हैं। इजराइल ने साउथ अफ्रीका के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि जनसंहार हम नहीं बल्कि हमास कर रहा है, अगर उसका बस चले तो वो पूरे इजराइल को खत्म कर देगा। ये तो हमने आपको दे दिया केस का बैकग्राउंड। अब ये भी जान लेते हैं पहले दिन कोर्ट में क्या हुआ। साउथ अफ्रीका की तरफ से अदिला हाशिम ने पक्ष रखा। उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है, आप भी देखिए। Genocides are never declared in advance. But this court has the benefit of the past 13 weeks of evidence that shows incontrovertibly a pattern of conduct and related intention that justifies a plausible claim of genocidal acts. 11 जनवरी को नेतन्याहू ने फिर से साउथ अफ्रीका को निशाने पर लिया। बोले हम आतंकियों से लड़ रहे हैं और झूठ से भी इजराइल पर जनसंहार के आरोप लग रहे हैं, जबकि हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं। सुनिए। ארגון טרור שביצע את הפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה, ועכשיו יש מי שבא להגן עליו בשם השואה. איזה חוצפה. עולם הפוך. ודווקא צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, שעושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים, הוא מואשם על ידי נציגי המפלצות ברצח עם.
הצביעות של דרום אפריקה זועקת לשמיים. איפה הייתה דרום אפריקה? כשמיליוני בני אדם נרצחו ונעקרו מבתיהם בסוריה ובתימן, ועל ידי מי? על ידי השותפים של החמאס. עולם הפוך, איפה הייתם? जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, आईसीजे का फैसला बाध्यकारी नहीं होता है। साउथ अफ्रीका ने तत्काल प्रभाव से जंग रुकवाने की अपील की है, लेकिन आईसीजे के कहने भर से इजराइल नहीं रुकेगा। इससे पहले उसने रूस को यूक्रेन में हमला बंद करने के लिए कहा था, मगर वो नहीं माना। भले ही इजराइल ना माने, मगर ऑप्टिक्स के लिहाज से काफी अहम होगा। क्या आईसीजे का फैसला इजराइल हमास जंग पर कोई असर डाल सकता है? ये सवाल हमने पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्यापक डॉक्टर अमिताभ सिंह से। सुनिए उन्हें। आईसीजे का अगर उसका लीगल एस्पेक्ट देखें तो आईसीजे के पास वो मैंडेट नहीं है जो शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। और आईसीजे ये नहीं कह सकता ये युद्ध जो है अवैध है, या युद्ध में युद्ध की जो नियम हैं, जिनीवा कन्वेंशन हैं जैसे, वो नहीं है इसलिए युद्ध अवैध है। ऐसा नहीं होता है। दूसरा है कि आईसीजे का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटरी है, यानी राज्यों की स्वेच्छा पे है कि उसको माने ना माने। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग होने के चलते जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जितने पावर मिले हैं उनमें एक तरह से ऑप्टिकल वैल्यू भी है, उसका एक ऑप्टिक्स भी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि वो एक तरह से नैतिक प्रतिबंध लगाता है या नैतिक रूलिंग देता है, जो हर राज्यों के लिए या जनमत के लिए या उसको सपोर्ट या ओपोज करने वालों के लिए वो एक नैतिकता के तौर पर देखा जाता है। तो आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वॉर को रुकवाना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत टाइमली है, जो किसी ने भी अब तक नहीं किया था, जिनके जितने भी इतने सपोर्टर्स जो साउथ अफ्रीका ने कर दिखाया है। कानूनी पक्ष इस पर क्या कहता है? अगर आईसीजे में इजराइल के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होते हैं, उसके बाद क्या होगा? देखिए, आईसीजे का कंपलसरी मैंडेटरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। एक तो यूएन का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को वो अपने सुझाव दे सकता है। जैसे भारत सरकार भी, अगर भारतीय न्यायालयों को भी देखें या दुनिया के जितने भी न्यायालय हैं, उनका एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है कि वो सरकारों को अपना एडवाइस देती है, अपना ओपिनियन देती है किसी भी पक्ष। तो वो उस तरह का एक है जो राज्यों के आपसी संबंधों को लेकर वो उसमें मध्यस्थता करते हैं या उस पर अपनी राय देते हैं, और वो इंटरनेशनल लीगल ओपिनियन माना जाता है, लेकिन वो बाध्य नहीं होता है सरकारों पर, राज्यों पर। वो माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, लेकिन एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय वैधता होती है और अंतर्राष्ट्रीय और आईसीजे जितने भी अपने डिसीजंस लेता है वो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस या ट्रीटीज या नॉर्म्स उसके बेसिस पे करता है। तो ये लेकिन इसी के अगर फिलिस्तीन के ही कंटेक्स्ट में देखें या इजराइल और फिलिस्तीन के कंटेक्स्ट में ही देखें, 2004 में जब इनके पास रेफर किया गया कि दीवार बन रही है जो फिलिस्तीनियों को और इजरायलियों को अलग अलग करती है, यानी एक तरह से आप कहें कि उनको पूरी तरह से बंद करके रखती है, खासकर वेस्ट बैंक में, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये रूलिंग दिया था कि ये अवैध है। इजराइल ने उसको तब तक नहीं माना और आज भी नहीं मान रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड सिर्फ ये है कि वो माने तो अच्छा है, ना माने तो उनके लिए कोई बाध्य नहीं करता। लेकिन यहाँ जो यक्ष प्रश्न है जिसके ऊपर ये 84 पेज का पिटीशन साउथ अफ्रीका ने आईसीजे को डाला है और आज उसकी पहली सुनवाई थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड कर रहा है, जो एक बहुत सीरियस चार्ज है। और उस इजराइल के लिए जहां यहूदियों को उसी जेनोसाइड से बचने के लिए, और खासकर हॉलोकॉस्ट जो हिटलर ने किया था पूरे यूरोप में और लगभग उनकी संख्या नगण्य हो गई थी, उन लोगों के खिलाफ वही चार्जेस लग रहे हैं जो हिटलर के खिलाफ यहूदी लगाते हैं या पूरी दुनिया लगाती है। तो उस तरह से इसका एक सांकेतिक स्वरूप है। और इसमें यह भी है जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इजराइल भी इसको बहुत पुरजोर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है।
और वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो रिटायर्ड है 87 साल के, उनको इसका एक होता ऐसा है कि जब दो पार्टीज होती हैं और दो पार्टीज में के 15 जज में से जो उसका टोटल स्ट्रेंथ है, अगर उन दो राज्यों के नहीं है या दो डिस्प्यूटेड स्टेट्स के नहीं है, तो एक एक एडहॉक जज लिया जाता है दोनों पार्टी से। तो फिलिस्तीन से भी लिया जाएगा और इजराइल से भी लिया गया है, उन्होंने तो नामित भी कर दिया है उनको। तो वो एक सीनियर लॉयर हैं और खुद हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं, लिथुआनिया के, जो आए हैं और बहुत शार्प लीगल माइंड है। तो उनको बनाया गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में अब कि ये कैसा कैसा टर्न लेता है, कैसा ये आगे बढ़ता है। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले कभी किसी जंग को रुकवाने में कामयाब रहा है, और आईसीजे के कुछ अहम फैसले कौन से हैं, ये भी जान लेते हैं। आईसीजे जंगों को नहीं रुकवा सकता। जंग जो है उसके कई कारण होते हैं, और जंग अगर आप देखें बहुत ध्यान से, जितने भी कन्वेंशंस हैं जंगों के खिलाफ, युद्धों के खिलाफ मॉडर्न डे में, खासकर 1945 के बाद, तो आप पाएंगे कि युद्धों को रुकवाने का अधिकार किसी को नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ को है, वो भी युद्ध के द्वारा युद्ध से ही रुकवाते हैं। उनके कई सारे साधन है, ये तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएं या मिलिट्री सैंक्शंस लगाएं। ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसा किया, लेकिन आईसीजे को कतई ये शक्तियां उसमें निहित नहीं है कि वो कह सके कि आप युद्ध रोक दीजिए। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रहा है, उसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि इजराइल ने या जो पिटिशन डाला है उसमें कहा गया है कि जब तक ये हियरिंग चलेगी तब तक युद्ध रोक दिया जाए। ये भी उसका की एक अर्जी है। तो वो उस पर कैसे उसका डिसीजन आता है ये देखना होगा। अगर वो इजराइल के खिलाफ आया, यानी वो कहते हैं कि जंग रोक दो, तो वो रोकते हैं कि नहीं। हालांकि वो रोकेंगे नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस को कुछ नहीं मानता, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या मानेगा इजराइल। तो लेकिन ये बहुत रोचक होगा आने वाले दिनों में, और इसके अराउंड बहुत सारी नई पॉलिटिक्स शुरू होगी, पब्लिक ओपिनियन चेंज करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं ये कह दूं कि ये आइडियल केस है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, जहां वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लाया जा सकता है, और उस पर भी कोई ना कोई देश विचार कर रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये साउथ अफ्रीका ने वो किया सिर्फ नेल्सन मंडेला के उन आदर्शों को लेकर, जब उन्होंने 1997 में कहा था कि ये जंग जो हमने अपार्थाइड रिजीम को खत्म किया है, जो रंगभेदी नीति शासन को खत्म किया है, वो तब तक अधूरी है जब तक फिलिस्तीनियों को पूरी आजादी नहीं मिल जाए, उनको देश न मिल जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। और साउथ अफ्रीका ने वो कर दिया जो तमाम वेस्ट एशिया के इस्लामिक राष्ट्र नहीं कर पाए। वो था कि एक लीगल वे में, एक नॉन वायलेंट वे में इसका सोल्यूशन या एक मॉरल प्रेशर इजराइल पे बनाया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं यमन, जहां से 5 हूती विद्रोहियों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये लोग अमेरिका और ब्रिटेन की हवाई बमबारी में मारे गए हैं। 11 जनवरी को देश साइप्रस से 4 जंगी जहाज़ों ने यमन की तरफ उड़ान भरी। ये जहाज़ ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के थे। साइप्रस में ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है। इन जहाज़ों ने रात के वक्त यमन के 2 सैन्य अड्डों पर बमबारी की। इस दौरान रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया गया। ब्रिटेन का दावा है इन्हीं ठिकानों से हूती विद्रोही ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहे थे। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका की वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला और देर रात तक बमबारी की। दोनों ने मिलकर कुल 60 टारगेट्स को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं हमले यमन की राजधानी सना, लाल सागर पर बने हुदैदा बंदरगाह, धामार और उत्तर पश्चिम में मौजूद हूती विद्रोहियों का गढ़ माने जाने वाले सदा पर किए गए। किसने क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा आदेश मैंने ही दिया था, जरूरत पड़ी तो और हमले किए जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा यह हमला बेहद जरूरी था। ईरान ने हमले की निंदा की। हूती विद्रोहियों का बयान आया, इसका बदला लिया जाएगा। सऊदी अरब ने कहा सब्र करने की जरूरत है, हमें तनाव से बचना चाहिए। रूस ने इस पर चिंता जाहिर की, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग कर दी। हमने 11 जनवरी की दुनियादारी में इस जवाब की संभावना जताई थी। विस्तार से जानने के लिए आप वो एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के पूर्व डीन अश्विनी कुमार मोहपात्रा की बात सुनते हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट किस तरफ जा रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के साथ जंग 2015 से चल रही है, सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के साथ। इनको अमेरिका का सपोर्ट मिलता है। अमेरिका ने आखिरी बार यमन में 2016 में हमला किया था। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से अंदर घुसकर अटैक करना पड़ रहा है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में कहां कमी रह गई कि ब्रिटेन और अमेरिका को सीधी लड़ाई में उतरना पड़ा? सीधे तो लड़ाई में उतरना नहीं पड़ेगा। वो जब भी करेंगे वो बाहर से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स छोड़ेंगे। हूती के जो बेसेस हैं, पर्टिकुलर सन्ना में उसकी जो मिलिट्री बेस है और जहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते हैं, क्योंकि 2016 में भी वो इस तरीके से लिमिटेड था। ज़्यादातर इसमें देखो कि सऊदी अरबिया ही उसमें उनका अगेंस्ट में लड़ रहा था। फिर बाद में सऊदी अरबिया और ईरान दोनों मिलके इनके साथ कोई चाइना का मीडिएशन में एग्रीमेंट हुआ, तो ये फिर अभी भी देखो कि सऊदी अरबिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सऊदी अरबिया की जगह पे उसके सबसे बड़ा जो दोस्त है, अलाय है, वो बहरीन उनके साथ है, वेस्टर्न कंट्री के साथ। तो रही बात की हूतीस की, हूती अपने ही कुछ नहीं करना चाहते। हूती को ही एक प्रॉक्सी के रूप में ईरान इसको यूज कर रहा है। इस जो गाजा पट्टी पे जो डेवलपमेंट है उसको एक ग्राउंड बना के वो उसको कहते हैं कि इजराइल ईरान का जो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ईरान डायरेक्टली वेस्ट को कन्फ्रंट नहीं कर रहा है कि इजराइल के साथ नहीं लड़ना चाहता है, वो प्रॉक्सी के थ्रू लड़ना चाहता है। जैसे हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान में छोड़ दिया, इधर उनके जो सपोर्टर है सीरिया में छोड़ दिया, जैसे गोलान हाइट पे अटैक हो रहा है। फिर उसमें इराक के अंदर भी एक ईरानियन सपोर्टेड एक शिहा ग्रुप है। तो उनकी जो वार स्लोगन है, लड़ने का जो स्लोगन है, जिस बेसिस पे लोग अपने एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन गए उस इलाका में, उसका बेस ही है एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, एंटी जूइश। तो उनके उसके आप मैसेज देखोगे जिसमें लोगों को मोबिलाइज किए, जिसके बल से वो 2014 सितंबर को साना में वो बैठ गए। हुती जो है, पहले हुती लड़ते थे, जो साले प्रेसिडेंट था, उनके बाद हादी प्रेसिडेंट हुआ, उनको सपोर्ट करते थे गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, उनको डिफीट करके उस जगह पे आ गए। यमन में हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है। ईरान ने निंदा की है। हूती विद्रोही बोले कि जवाब दिया जाएगा। रोचक ये है कि इजराइल हमास जंग से पहले सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच समझौते की संभावना बन रही थी। क्या हालिया हमले के बाद शांति की उम्मीद खत्म हो गई है? कि कोई परमानेंट शांति हो सकता है, वहाँ पे एक ट्रूस हो सकता है, एक सीज फायर हो सकता है, जिसको कहेंगे कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज है बीच में ना लड़ने का। क्योंकि हूती के पास इस तरीके से वो लॉजिस्टिक नहीं है कि अमेरिका की जो मिसाइल अटैक के होते हुए अपना जो स्ट्रेंथ को बरकरार रख सके। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ एग्रीमेंट हो सकता है, जो हो ना कि एक ब्रेक दिया जाए। और लेकिन हुती का लड़ाई अमेरिका के विरुद्ध में, वेस्ट के विरुद्ध में, इजराइल के विरुद्ध में जारी रहेगा। उनको एक ग्राउंड मिला है और कि उसके साथ लड़ने के लिए। दूसरी बात है कि इसके पीछे ईरान है। ईरान ऐसे, जैसे पहले में बताया कि ईरान इस रीजन के सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरना चाहता है, तो उसको एक मौका मिल गया है। इजराइल का जो अटैक हुआ गाजा पट्टी में था, हजारों वहाँ पे मर गए हैं। अभी पब्लिक ओपिनियन भी इजराइल के विरुद्ध है। वो सारे सिचुएशन देखते हुए ईरान इस प्रॉक्सी के सहारे अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। यमन में हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। बकौल प्रेस रिलीज दोनों के बीच हूती अटैक, रेड सी, इजराइल हमास जंग जैसे मुद्दों पर बात हुई। यमन में जंग का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत पर यह है कि हूती का जो है, उनका ये कहना है कि जितने कार्गो वेसल्स है जो कहीं इजराइल से एफिलिएटेड है, वो उनके टारगेट है। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि जो भी एफिलिएटेड नहीं है इजराइल के साथ किसी भी तरह से, कि कार्गो शिप ना वहाँ जा रहा है, कि जो शिप, जो कमर्शियल शिप है कि इजराइल का कोई कंट्रोल में, फिर भी उनको अटैक होता है। तो इस तरीके से जो रेड सी जो है वो, उसको जैसे पहले मैंने बताया, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करीब 3.5 मिलियन जो बैरल ऑफ ऑयल एवरी डे उस पे जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कमर्शियल इंटरेस्ट को इफेक्ट होता है। तो ऑलरेडी हो चुका है, ईरानियन अपने इंडियन शिप पे अटैक हो सकता है। तो इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा ही, और इनडायरेक्टली।
क्योंकि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि उसे लगता है कि जो शेफ पैसेज मिल जाए कि वहाँ पे किस तरीक़ा से इस तरीक़ा से जो टेररिस्ट अटैक ना हो कमर्शियल शिप पे, तो मुझे लगता है इंडिया का भी इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता कि ओपनली उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन अंदर से ही उसको सपोर्ट करता रहेगा। इसीलिए हो सकता है जो अमेरिका की जो है वो अपना इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हाल में मिले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी ये आशंका होता है कि एस्केलेशन ऑफ वार, कि भाई एक बड़ा सा रीजनल वार बन जाएगा, कि अमेरिका भी इलेक्शन है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसका ट्रुप्स को यमन में भेज दे। हुती तो इतना बड़ा कोई बड़ा फोर्स है नहीं, लेकिन जो भी है वो अपना मिसाइल अटैक से इनके जो बेस है, मिलिट्री बेसिस है, उनके जो ऑपरेशनल बेसिस है, उसको अटैक करके उनको क्षति पहुंचाएंगे, उसको वीक कर देंगे। वीक करने में यमन में जो दूसरा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं हुती का अगेंस्ट में अपना लड़ना शुरू कर देंगे। ये एक पॉसिबिलिटी दिखता है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।